गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंप्रेशन मेंबर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रट मेंबर। अब ये स्ट्रट मेंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं और इसके बारे में अब हम फिर से इसको डील करने वाले हैं। पहले हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी बात की थी, अब इसको ब्रॉड तरीके से समझेंगे कि ये क्या होता है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। ज़्यादातर इसका यूज़ आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में होता है तो उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। यहाँ से भी एसएससी जेईई ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आईईएस में भी क्वेश्चन आया है। हालांकि गेट में इसका वेटेज अभी तक बहुत कम रहा है, लेकिन आईईएस एंड एसएससी जेईई एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, तो हम इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रट क्या होता है एक डायग्राम के माध्यम से। सपोज दैट कि ये है आपका, मान लेते हैं कि एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड। इस डायग्राम के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है ट्रस, ठीक है, दिस इज द ट्रस। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, दिस इज द ट्रस। ये एक ट्रस है, ये पिन जॉइंटेड है, जिसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। दिस इज द पिन जॉइंट, ये गसेट प्लेट बोल सकते हो जिससे जोड़ा जाता है, ठीक है। दिस इज गसेट, गसेट प्लेट, जिससे कई सारे मेंबर जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं गसेट प्लेट, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कुछ मेंबर कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, कुछ मेंबर क्या हो सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब जैसे मेंबर ये है, दिस मेंबर इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट, ओके। और जो ये मेंबर है फ्रेंड्स, दिस मेंबर, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट, ठीक है। तो ये है आपका मतलब कि ये कि स्ट्रट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस मेंबर्स। जो स्ट्रट होता है एक तरीके से, जो स्ट्रट मेंबर्स इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं, इनको जोड़ करके एक ट्रस बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक स्पेसिफिकली आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में देखने को मिल जाएगा। जब आप किसी इंडस्ट्री को देखोगे, जहाँ पे भी जैसे कहीं पे टीन का अरेंजमेंट रहता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे स्ट्रट और मेंबर्स जुड़ करके एक ट्रस असेंबली बनाते हैं। तो इसमें जो मेंबर आपके इंक्लाइंड होंगे, जिनके पॉइंट के बीच में जिस पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रट। स्ट्रट इंक्लाइंड भी हो सकता है, स्ट्रट आपका वर्टिकल भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रट इज अ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि ये मेंबर एक सपोर्ट के अलावा दो सपोर्ट है, दो जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, इसके अलावा एक दूसरे जॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो मोर देन 2 जॉइंट के ऊपर अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट। अब दूसरी बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, यहां से शुरुआत हुई, यहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ कितने पॉइंट पे गया, 2 पॉइंट पे। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। जैसे आप सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ते हो तो 2 सपोर्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हो मोर देन 2 हो जाते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो उसे कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। वैसे आप स्ट्रट को भी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो। देखो ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आने वाली हैं। जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और इस पे एसएससी जेईई ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से डील कर रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ पे आपके सेमेस्टर्स में एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, उनको भी डील कर दूंगा, ठीक है। चलो, एनालिसिस ऑफ स्ट्रट, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर। सबसे बड़ी बात इसका है, कंप्रेशन मेंबर है किसका, इनर ट्रसेस, जो रूफ ट्रस होते हैं उसका ये कंप्रेशन मेंबर होता है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ के बारे में। देखिए इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशन अलग रहती हैं। तो थोड़ा सा जो मैंने पिछली क्लास की बात करी तो वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्या चेंज होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट। पहले तो इफेक्टिव लेंथ बता दो क्या होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। जीरो मोमेंट के जो पॉइंट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। एक बार फिर से रिपीट कर दिया, इट डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशन, एंड कंडीशन, सपोर्ट कंडीशन। ऑब्जेक्टिव एक दूसरा हो गया। चल अब आ जाते हैं केस 1 पे, हम लोग आते हैं केस 1 क्या कहता है। ये कहानी आपको एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में ही आएगी और आपको बताना होगा खुद ही कि भाई ये क्या हो सकता है। पहला क्या डिफिनीशन है, इफ सिंगल एंगल, अंडरलाइन करो यहाँ पे, दिस इज द सिंगल एंगल
डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे दूसरी बात क्या बताई गई है, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस, तो इसको अंडरलाइन करो, डिसकंटिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, मतलब हम इस वाले मेंबर की बात कर रहे हैं, ये जो मेंबर मैंने यहाँ पे दिखाया, इस मेंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस डायग्राम से देखें, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, गसेट प्लेट से इसको कनेक्ट किया गया है, ये एक गसेट प्लेट है, एक ये गसेट प्लेट है, ठीक है। सारी गसेट प्लेटें मैंने बता दी, एक ये 2 3 4 कई सारी लगा रखी हैं, लेकिन हम इस पॉइंट की बात करें तो दिस इज कॉल्ड गसेट प्लेट। गसेट प्लेट क्या होती है, गसेट प्लेट का काम होता है कि कई मेंबर्स को एक साथ कनेक्ट करना, तो गसेट प्लेट का काम होता है किसी भी कई मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने बोला डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट बाय ओनली 1 बोल्ट। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, दिस इज द ओनली 1 बोल्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आप इसका मतलब नहीं जानते हो तो 1 बोल्ट का मतलब समझो, 1 बोल्ट का मतलब एक ही बोल्ट यूज किया गया है, तो ये लाइन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम में। बस आपको इसी से डिजाइन करना होगा कि भाई एक आपका एल इफेक्टिव क्या आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है कि ओनली 1 बोल्ट एट ईच इंच, देन इट बिहेव्स लाइक बोथ एंड हिंज कॉलम, तो एल इफेक्टिव आपका एल के बराबर आता है। अब ये कैसे आया एल इफेक्टिव एल के बराबर, इसका कॉन्सेप्चुअली हम थोड़ा सीखते हैं कि ये कैसे आया। देखो भाई कि आप बताओ, ट्रस में ज्यादातर मेंबर जो जोड़े जाते हैं वो पिन जॉइंट से जोड़े जाते हैं, और पिन जॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो जिन पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उसका एल इफेक्टिव एल के बराबर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ रखा है कि जब बोथ एंड आर हिंज होते हैं तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, उसके केस में एल इफेक्टिव इक्वल टू एल होता है। तो आप ये बताओ, ये केस मैंने डायग्राम के फॉर्म में बनाया, इसी चीज को लेकर के मैंने इस फॉर्म में बना दिया। ज्यादातर यहाँ पे आपके जो मेंबर्स होते हैं, जो ट्रस मेंबर्स होते हैं, एंगल सेक्शन यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको तो लाइन में दिखाया था, ठीक। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 2 डायमेंशनल बॉडी में दिखा दिया, ताकि आपको एंगल सेक्शन समझ में आ जाए। ये एक तरीके का एंगल सेक्शन है जो कि 2 गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे उसने जो बोला वो मैं लिख दिया, कैसे, डिसकंटिन्यूअस था इसलिए मैंने 2 ही लेंथ ली, एक जॉइंट ये एक जॉइंट ये, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक बोल्ट से कनेक्ट था, एक बोल्ट से मैंने कनेक्ट करा दिया। अब आप बताओ कि जब मैं एक बोल्ट लगाऊंगा तो इसकी रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, जब एक बोल्ट लगाओगे तब तो बोल्ट सपोज दैट ये 2 एंड पे लगा हुआ है, ऐसे समझो कि ये 2 एंड पे लगा हुआ है, लेकिन अगर एक बोल्ट है तो इसका मतलब इसकी फिक्सिटी, इसकी रिजिडिटी, इसकी दृढ़ता कम होगी एज कंपेयर टू 3-4 बोल्ट लगाने से। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको आसानी से रोटेट कर सकते हो, और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाता है उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0। तो इसलिए इसके केस में एल इफेक्टिव इक्वल टू एल आता है। जितने ज्यादा बोल्ट बढ़ाते चले जाओगे, जितना ज्यादा उसकी फिक्सिटी करते जाओगे, इफेक्टिव लेंथ उतनी घटती चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ इसके बकलिंग के चांस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अगर हम 4-5 बोल्ट लगाएं। तो एक बोल्ट से आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बकल होने के चांस रहते हैं, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि 1 बोल्ट लगाना है, 2 बोल्ट लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड, लोड कितना आ रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा। चलो ये तो मुझे समझ में आ गया, बहुत आसान था। सिंगल होगा, सिंगल बोल्ट हो, और डिसकंटिन्यूअस हो, सिंगल एंगल हो, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू बोथ एंड आर हिंज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से मैंने बनाने की कोशिश की। समझ लो एज ए ट्रस मेंबर, जैसे ट्रस में सारे जॉइंट लगाए जाते हैं, तो ट्रस में बोथ इन द सारे जो जॉइंट्स होते हैं पिन जॉइंट ही होते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाओ, केस 2 अच्छे से पढ़ना है। इफ सिंगल एंगल, सिंगल एंगल तो है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब इसी मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड बाय यूजिंग 2 or more बोल्ट और वेल्ड। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी गई है, इसको थोड़ा सा फोकस करो। मैंने क्या बताया, यूजिंग 2 और मोर बोल्ट, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 कुछ भी, 2 तो मिनिमम बोला है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर बोल्ट और वेल्ड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहानी बोली गई है वेल्ड। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा ताकि आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत ना हो। चल कैसे समझते हैं इसको देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे पहले एक बोल्ट था, अब एक बोल्ट था तो फिक्सिटी क्या थी, कम थी, लेकिन भैया इसकी लेंथ उसने बता दी है कि एल लेंथ है इसकी, हमने मान लिया एल लेंथ है, मेंबर की लेंथ है, क्लियर लेंथ जिसको बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पे निकालना है एल इफेक्टिव।
आप बताओ कि जब नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ा दोगे तो यहाँ पे फिक्सिटी का मतलब दृढ़ता, इसकी मजबूती बांधने की थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी बांधने की मजबूती यहाँ पे, तो आप ये देखो कि या क्या बकलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। इसका जो पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट होगा वो कहीं यहाँ से आएगा, आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में L इफेक्टिव इक्वल टू 0.85 इंटू एल। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा लगाओगे तो बकलिंग के चांस वहाँ पे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अब आपको इफेक्टिव लेंथ कहाँ से लेना पड़ेगा? इस सेंटर से इसके CG से इसके CG तक। जो बोल्ट दो लगाए हो ना, उसका CG ये आएगा बीच में, ये दो बोल्ट लगाओ, इसका CG ये आएगा, और इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे तो L इफेक्टिव इक्वल टू कितना आएगा? 0.85 L। चलो, ये कहानी तो हमको समझ में आ गई, ठीक। ये कैसा केस है? हाँ, एक बात और बोला, वेल्ड, इसका मतलब है ये कहानी तो इसी में रहेगी, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये बोल्ट हटाओ यहाँ से, अब एक काम करो, साइड से वेल्ड कर दो। मैंने क्या कर दिया? इसको वेल्ड कर दिया। अब आप बताओ कि जो वेल्ड जॉइंट होता है ये क्या पिन की तरह बिहेव करता है? नहीं करता है। ये एक तरीके से फिक्स जॉइंट की तरह बिहेव करता है। और आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि एक एंड अगर फिक्स होता है, एक एंड आपका फिक्स होता है और दूसरे साइड में मान लेते हैं हिंज होता है, तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ आपको कुछ इस तरीके से, ये सॉरी यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से आपका निकल के आता है। तो कुछ बकलिंग इसकी जो होगी ना, कुछ इस तरीके की ही होगी। जैसे मैंने वेल्ड किया तो एक तरीके का फिक्स हो जाएगा, इतनी जल्दी इधर उधर नहीं जा सकता। अगर 2-3 बोल्ट लगाओगे, 4 बोल्ट लगाओगे, तब भी ये इधर उधर नहीं जाएगा। तो चाहे 4 बोल्ट लगा दो और चाहे उसको वेल्ड कर दो, दोनों के केस में फिक्सिटी बढ़ जाएगी, एज बिहेव करेगा फिक्स जॉइंट की तरह। और जब फिक्स जॉइंट की तरह भी बिहेव करता है तो उस केस में जब लोड इस पे आता है तो इस केस में आपका L इफेक्टिव कितना आया था? कल हमने पढ़ा था L इफेक्टिव इक्वल टू 0.8L। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर देखो आपका कितना है? 0.85 इंटू एल के आसपास, ठीक। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। तो उसी रेंज में है, याद करना आसान, 4 ऑप्शन बनाएगा, पहचानना होगा आपको खुद ही। तो कैसे याद रखना है इसको कि एक एंड फिक्स मान हो जाता है लगभग, और एक एंड क्या हो जाता है? हिंज हो जाता है। तो याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब फिक्स होता है तो यहाँ पे थीटा 0 होता है, और जब थीटा 0 होगा तो बकलिंग यहाँ से होगी। और आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? L इफेक्टिव बोलते हैं। तो ये कहानी मैं बता चुका हूँ। तो ये समझाने के लिए किया हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि इसी का कोई मतलब पार्ट हो, बस समझाने के लिए इस चीज़ को बताया हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इसका केस नहीं है, ये सिर्फ हमारा जो केस था वो ये वाला केस था, ठीक। तो ये चीज़ थी, ये मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा था। मतलब आपको ध्यान देना है कि या तो वेल्ड कर दो, इधर भी वेल्ड कर सकते हैं, बट डायग्राम समझा रहे थे। पहला केस में क्या था? जब 2 बोल्ट लगे थे तो इसके पहला वाला केस बोल्ट लगा के बता दिया। अब वेल्ड किया था तो यहाँ पे भी हटा दीजिए आप, और यहाँ पे भी आप एक तरीके से लगा दीजिए वेल्ड, तो ये अगला केस हो जाएगा। तो इसी का पार्ट है, डायग्राम आप 2 चाहो तो बना सकते हो। पहले केस में क्या कर लेना, जब ये मोर बोल्ट बताए तो 2 बोल्ट लगा लेना यहाँ पे, फिर बोला वेल्ड, तो अगला केस वेल्ड का करना, लेकिन दोनों का आंसर आपका L इफेक्टिव इक्वल टू 0.85 L ही आएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। बहुत आसानी से याद कर सकते हो, कोई इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, रटने का नहीं। कई लोग कहते हैं चलो भाई रट लो, ऐसा ही कोडल प्रोविजन बता के चले जाते हैं। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ है कॉन्सेप्चुअली समझ में आनी चाहिए। क्यों आई, जब उसका रीज़न आपको खुद ही पता चल जाएगा तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, और दिमाग में बैठ गई फिर कंपटीशन में गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप हर जगह ये चीज़ अप्लाई करके पढ़ोगे तो आपको कहीं प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी, और आपको लॉन्ग टर्म माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। इसलिए कोशिश ये किया करो, जो भी चीज़ पढ़ो, ये स्टील नहीं है, चाहे आप FM पढ़ो, चाहे वो सोम पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि वैल्यू कम ज़्यादा क्यों ली जाती है, किसी लिमिट की वैल्यू कम ज़्यादा क्यों ली जाती है, उसके पीछे लॉजिक होता है। उस लॉजिक को अगर आप समझ जाते हो तो कंपटीशन में कुछ भी चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक मैंने जो स्टील सॉइल ले रहा हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट जब आके आएंगे तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो डिस्कस स्टील खत्म करते हैं किसी तरीके से, पहले सॉइल को भी खत्म करते हैं, फिर अगले सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर इफ 2 एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, ध्यान दीजिएगा, इफ 2 एंगल्स, आप कितने ले लिए? 2 एंगल। पहले कितना था? 1 एंगल। पहले 1 एंगल की बात कर रहे थे, अब आकर के भाई 2 एंगल हैं आपस में इस तरीके से जुड़ गए हैं। कैसे? ऐसे जोड़े जाएंगे, जैसे मैं अपने हैंड से दिखा रहा हूं, ऐसे जोड़े जाएंगे, ठीक। अब ये क्या बोला? 2 एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। अब ये बैक टू बैक रखे गए हैं और गसेट प्लेट से क्या किए गए हैं? कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका केस हो जाता है।
अब इसको जब आप कनेक्ट कराओगे गसेट प्लेट के साथ में तो इसकी कंडीशंस क्या बनती हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए गसेट प्लेट के साथ लगाओगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर आप जो है बोल्ट आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि ये जो यहाँ पे बोल्ट आप लगाते हो, इसको जब आप लगाते हो दिस इज कॉल्ड टैक, ये है, इसको मैं लिख देता हूँ इस साइड में, टैक बोल्ट है। क्या है? टैक बोल्ट्स। चल ये हो गए टैग बोल्ट्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जब दो एंगल आप लगाओगे तो आपको जाहिर सी बात है ज्वाइंट भी अच्छा बनाना पड़ेगा। और दो एंगल कब लगाते हो? जब लोड ज़्यादा आता है। जब लोड ज़्यादा आता है तो दो एंगल लगाने पड़ेंगे। जब दो एंगल लगाओगे तो ज्वाइंट भी स्ट्रक्चरल, जो बोल्ट लगाओगे ये स्ट्रक्चरल बोल्ट होते हैं, ये आपके टैग बोल्ट होते हैं। टैग बोल्ट का काम सिर्फ होता है कि दो एंगल सेक्शन की यूनिटी बना के रखना, वो लोड नहीं लेते हैं, लोड की डिजाइनिंग में कंसीडर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब नंबर आप बोल्ट आप बढ़ा दोगे तो इस केस में जो एल इफेक्टिव आता है सेम एज आता है जैसे इसमें आया था, वैसे ही आता है, लेकिन इसकी रेंज वेरी करा दी है। एल इफेक्टिव इक्वल टू 0.7 एल से लेके 0.85 एल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो वेल्ड कर सकते हैं, वेल्ड और टू और मोर बोल्ट, ध्यान दीजिएगा 2 और मोर बोल्ट, ये कहानी है यहाँ की। तो या तो इसमें वेल्ड कर दीजिए, वेल्ड का मतलब मैंने इसमें डायग्राम में दिखा दिया, पहले ये वेल्ड नहीं था, मैंने बाद में किया है। पहला केस जो है आपका वो ऐसे ही बनेगा, ऐसा समझ लो कि ये एक कहानी है जिसकी ये वैल्यू 0.7 एल से लेकर के 0.85 एल तक लाई करेगी। ठीक, चल अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें वेल्ड भी कर सकते हो, तो भाई हमने क्या कर दिया, इसको वेल्ड कर दिया यहाँ पे, तब बोल्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तब बोल्ट आप हटा लोगे। तो मैं दोनों चीज़ों को एक ही डायग्राम में बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने से टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपने इसको वेल्ड कर दिया, यहाँ पे वेल्ड कर दिया है, यहाँ पे भी वेल्ड करना पड़ेगा आपको बाद में, तो ये जब वेल्डिंग आप करोगे तो इसके बाद में इसकी फिक्सिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात मैं एक बार और बता दूं कि जब दो एंगल सेक्शन को आप लगाओगे तो नंबर ऑफ बोल्ट की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फिक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब कोई भी चीज़ फिक्सिटी बढ़ जाती है, मतलब आप जैसे सपोज दैट कि ऐसे कुछ पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था कि जब दोनों एंड क्या होते हैं लगभग फिक्स की तरह बिहेव करते हैं, तो मैंने क्या पढ़ाया था, दिस इज द बकलिंग। तो इस केस में एल इफेक्टिव कितना आया था, लगभग 0.65 एल के आसपास आया था। लेकिन प्लस यहाँ पे दोनों तरीकों को इतना फिक्स नहीं मेंटेन कर पाते हम लोग जितना कि फिक्स इंड मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये आपके मेंबर होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, ये फिक्स जॉइंट होते हैं जिनको हम लोग ग्राउंड में बनाते हैं। तो ग्राउंड में फिक्सिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा दृढ़ जॉइंट बन जाता है, तो वहाँ पे बकलिंग के चांस कम होते हैं। लेकिन ट्रस में उतना ज़्यादा फिक्सिटी नहीं बन सकती। क्यों? आप वेल्डिंग करने जाते, हो सकता है वेल्ड अच्छे से ना कर पाओ, कई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गया, कुछ भी हो गया, या कह सकते हो कि यहाँ पे आप बोल्ट लगाते हो तो बोल्ट जितना ज़्यादा, देखिए वेल्ड और बोल्ट दोनों में फिक्सिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वेल्ड की ज़्यादा होगी। वेल्ड आपका फिक्स जॉइंट की तरह ज़्यादा बिहेव करेगा, क्योंकि वेल्ड जो होता है रिजिड जॉइंट होता है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे दोनों साइड में वेल्ड कर दोगे तो आपकी वैल्यू हो सकता है कि 0.7 एल से इसके बीच में लाई कर जाए। ओके, जब दोनों साइड में आप बोल्ट कर दोगे तब आपका हो सकता है आंसर 0.85 एल के आसपास आ जाए। तो इसी के बीच में लाई करते हैं। ध्यान रहे, ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाते समय जब ऑब्जेक्टिव होगा तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर कभी कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा रहे हो, बड़ा क्वेश्चन लगा रहे हो, तो इसी के बीच में आप मान सकते हो। आप फ्री हो, 0.8 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। 0.7 भी मान सकते हो, मान ले दोनों साइड उसने वेल्ड कर दिया, 0.7 मान के सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने ये बता दिया कि भाई जब दो एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया गया तो इसकी फिक्सिटी बढ़ जाती है। जब फिक्सिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसके बीच में लाई करते। अब बहुत याद करना आसान है, पहला एल था, दूसरा 0.85 एल है, तीसरा कितना है 0.7 से 0.85 एल। जितने ज़्यादा बोल्ट, जितना ज़्यादा आप उसको रिजिड करते जाओगे उतनी लेंथ घटती जाएगी, उतना क्रॉस सेक्शन के बकलिंग के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि लेंथ कम होती जा रही, इफेक्टिव लेंथ है। क्योंकि लोड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लोड को पढ़ रखा है हमने, लोड को हमने पढ़ा था पाई स्क्वायर, दिस इज द पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ओके,
जितना लेंथ कम करोगे उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसको क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज द पी, दिस इज द क्रिटिकल और बकलिंग दोनों इसको बोलते हैं। तो लेंथ देखो यहाँ पे जितना कम होता जा रहा है 0.7 के आसपास आओगे तो इसका मतलब इसके बकलिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तभी यूज किया जाता है। डबल एंगल तब यूज करते हैं जब लोड ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि भैया मटेरियल भी लगता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में पैसा लगता है और पैसा ही इंपॉर्टेंट होता है। मान ले आपके पास अथाह पैसा, तब तो आप कुछ भी बनवा देते हो, लेकिन जब पैसे कमी होती है तो इंजीनियर को इकोनॉमिकली चलना पड़ता है। डबल लगेगा सिंगल लगेगा ये डिपेंड करता है लोड पे और आपकी इकोनॉमी पे। जैसा आपके पास पैसा होगा वैसा काम करना पड़ता है। तो ये कहानी थी इफेक्टिव लेंथ की। अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। आप चाहो तो इसको डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो मैंने सारी कहानी इस पे समझा दी है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसकी कुछ और चीज़ें हैं, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है ईएस में कई बार, तो मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बुकों में नहीं लिखे मिलेंगी। बुकों में जाओगे सीधे कोड कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, जाओ भैया कोड रेफर कर लो, कोड पढ़ लो। कहते हैं ये कोड से आया। अरे कोड से कैसे आया ये नहीं पता आपको। तो मैं क्या कोशिश यही रहती है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, मेरा मेन पर्पज ये रहता है यार चीज़ें कहाँ से निकल के आई। जब ये चीज़ आपको पता हो जाएगी तो फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। लोग कहते हैं आरसीसी का कोड रट लो, कोड से आया है। लड़के पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं टीचर से, सर ये बता दीजिए सर ये कैसे। इस टीचर भी कहता जाओ सर कोड से प्रेफर किया गया है। अब उसका रीज़न क्या है वो नहीं बताते ज़्यादातर लोग। तो इसके पीछे जो लॉजिक होता है उसको अगर आप समझ जाओगे। अब आरसीसी का कोड बहुत आसान होता है पढ़ना, स्टील से भी ज़्यादा आसान है। लेकिन अब चक्कर ये है ना, लोग क्या कहते हैं कोड से प्रेफर करो। उसके रीज़न लॉजिक अगर समझ जाओगे ना तो फिर याद करना आसान हो जाएगा। तो जब आरसीसी का जो टॉपिक आएगा तब देखेंगे उसको। अभी तो स्टील को कंप्लीट करते हैं ना, क्योंकि ये टॉपिक जो कंप्रेशन मेंबर है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। स्टील लगभग हम लोग कवरेज पहुंच चुके हैं अपने सिलेबस के। थोड़ा बहुत टॉपिक रहेंगे, वो छोटे छोटे टॉपिक है, उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी उतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए मेजर टॉपिक कवर कर लिया मैंने। और ये कंप्रेशन मेंबर जैसे ही खत्म होगा, समझ लीजिए आरसीसी स्टील का आपका 75 से 80% सिलेबस खत्म है। 20% है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है। उसको कवर कर लूँगा पूरा टॉपिक। बस आपको ध्यान ये रखना जो पढ़ा है उसको और मजबूत करो, ठीक है। जैसे स्टील आपने पढ़ रखी है, अब ये मत सोचो कि सर कब जल्दी, मैं तो क्लास रेगुलर रखूँगा अपनी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना ये है कि जो पढ़ा है उसको बहुत मजबूत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टील आपने पढ़ा था, पहला लेक्चर आप देखोगे दोबारा तो चीज़ें तुम्हारी मिस हो गई होंगी, भूल गए होंगे। जो नोट्स बनाया है ना उसको एक बार फिर से रिकॉल करो, और जहाँ दिक्कत लगे वहाँ से लेक्चर में जा करके दोबारा देख लो कि सर ने क्या समझाया था। तो अपने कॉन्सेप्ट को बराबर बरकरार रखो, मजबूत करते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि आपको जो भी आता है रिवाइज जरूर करिए। देखिए क्या होता है, सॉइल और स्टील जो भी पढ़ रखा है पहले लेक्चर से आप क्या करिए, दोबारा इसको रिकॉल करिए। तो जब रिकॉल हो जाएगा इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपका रिवीजन भी रहेगा, ऐसा लगेगा कि अब सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते रहिए, बाकी टेस्ट सीरीज आप देते रहिए, कई सारे काम आपको करने हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। अब हम लोग डील करने वाले हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आसान है ये, क्योंकि देखिए सारे कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही लगने वाले हैं। ये लेंथ का कॉन्सेप्ट अलग था इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि देखिए एग्जाम में लेंथ पे ही सारी कहानी डिपेंड होती है। लेंथ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप जब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हो तो क्या होता है, R इजकल टू √I/A होता है। और सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लैम्डा इजकल टू L इफेक्टिव अपान R होता है। अगर आपने गलती से L इफेक्टिव गलत निकाल दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि L इफेक्टिव पे फोकस करना जरूरी है, प्लस आपको किस पे फोकस करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, क्या चीज़ें अलग रहती हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमारा है इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 2 बकलिंग। कॉन्सेप्ट 2 बकलिंग क्राइटेरिया। बकलिंग क्राइटेरिया, कैसे इसकी बकलिंग रोका जाए एंगल सेक्शन का, उसके बारे में डील करना है, ठीक।
चलो इसके बारे में पढ़ भी चुके हो पहले, उसी के बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्लेट है, दिस इज द प्लेट, ठीक है, दिस इज द प्लेट। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सेम है जैसे मैंने पहले भी डील किया था। ये एंगल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, ये है एंगल सेक्शन, ठीक है, दिस इज द एंगल सेक्शन, ये है आपका दिस इज द एंगल सेक्शन, ये है आपका एंगल सेक्शन, ठीक है। और इसको मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि आपके नंबर ऑफ बोल्ट 1 2 3 4 कई सारे यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से आपके बोल्ट यूज किए गए, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हो। लोड कैसा है, कंप्रेसिव लोड लगा दिया P। चलो गसेट प्लेट को मैंने बना दिया, इसकी करेस्पॉन्डिंग आप बना दीजिए। दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट, ठीक है, दिस इज द गसेट प्लेट। और यहाँ पे आपको लगाना है एंगल सेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंगल सेक्शन बना दोगे इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसी लेंथ में आपको बनाना जितना क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल सेक्शन को यहाँ पे बना दोगे। दिस इज द एंगल सेक्शन, ठीक है। ये कहानी आपकी डायग्राम की है जो कि आपका दिया गया, साइड व्यू से आपको दिखाई पड़ेगा। दिस इज द साइड व्यू, साइड से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलो ये कहानी पूरी समझानी है आपको है। यहाँ पे इसके बीच में जो वैल्यू दी गई है इसको हम लोग मानते हैं, सपोज दैट दिस इज द L1, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है मेंस में, इसलिए मैं इसको डील कर रहा हूँ। और है बहुत आसान, परेशान नहीं होना, जब मेंस के क्वेश्चन डील करेंगे ना तो आप आसानी से देखोगे। मैं इसको मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मैंने थोड़ा ज़्यादा, सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो L1 है, ठीक है। इनको जो बोल पाते हैं हम लोग हैं, दिस इज द टैक बोल्ट। ये क्या है, टैक बोल्ट। ये डिज़ाइनिंग में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, इस बात को मैं 10 बार बोल चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि टैक बोल्ट को डिज़ाइन में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो बोल्ट हो जाते हैं, ये जो यहाँ पे लगाए गए हैं, ये तो पता है आपको, दिस इज द गसेट प्लेट, गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। और ये क्या है, एंगल सेक्शन है, तो दिस इज एंगल सेक्शन, ठीक। और ये जो है ये बोल्ट सारे लगा रखे हैं, स्ट्रक्चरल बोल्ट हैं। कैसे हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल बोल्ट। इनका काम होता है लोड को ट्रांसफर करना, ठीक है। और ये होते हैं टैग बोल्ट, जिनका काम होता है यूनिटी बना के रखना। चलो आगे बात करते हैं। व्हेन द, इसकी कहानी जो है इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। व्हेन स्ट्रक्चरल स्टील, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। चलो व्हेन structural steel section, when structural steel section like angle section, ये कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। एंगल, चैनल्स एंड टी सेक्शन। पहले जब आप जाओगे लेक्चर नंबर मुझे लगता है 12 या 13 में मिलेगा। टी सेक्शंस आर यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पी मैक्स रखना है, उसके बीच में जो पिच होती है, दिस इज द नॉट ग्रेटर देन 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट, और टेंशन अगर ये होता है तो 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी बता चुका हूँ इनके बारे में, फिर से बता देता हूँ कि पिच डिस्टेंस क्या होती है। लोड के डायरेक्शन में जो टू कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार जो बोल्ट और रिबिट आते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस, ठीक है। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ
टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब स्ट्रेट वगैरह है, इसकी बकलिंग नहीं होनी चाहिए। तो पिच जो है ना, पिच आप समझते हो क्या होती है, L1 भी कह सकते हो। यहाँ पे मतलब जो दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं पिच। तो ये जो डिस्टेंस होती थी इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दिस इज द पी मैक्स। ये जो डिस्टेंस है इसकी जो है 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 600 mm है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो 600 mm यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं रखना है इन केस ऑफ कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में बकलिंग को रोकना होता है, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा कर दी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी तो बकल होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए ध्यान रखा जाता है टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे आप एंगल सेक्शन वगैरह यूज कर रहे हो, इनकी आपकी बकलिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट 3। इस पे क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया है 2 बार, ठीक है। टू प्रिवेंट बकलिंग अप, अब ये बकलिंग तो होती तो ये तो पिच से तो मेंटेन किया जाता है, इसके अलावा और क्या करते हैं, और क्या क्राइटेरिया होता है चेक करने का। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट to prevent buckling of structural component between tack bolt, मतलब ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है ना, इनके बीच की बकलिंग की बात कर रहे हैं। जैसे ये है बोल्ट, तो इनके बीच में बकलिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग ऐसा प्रिवेंट करते हैं। और वो क्या कंडीशन होती है, बिटवीन द टैग बोल्ट्स, इनको रोकने के लिए टैग बोल्ट्स द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे दिस इज द L1 डिवाइड बाई R मिनिमम इन कंप्रेशन नॉट ग्रेटर देन 40 दूसरा नॉट ग्रेटर देन 0.6 लेमडा होल स्ट्रट। संपूर्ण स्ट्रट का जो लेमडा निकल के आना चाहिए उसको अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए, ठीक। और जो L/R मिनिमम है, R मिनिमम भी बताऊंगा, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी L1 आप यहां से निकाल सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा डायग्राम से। इसको पुटअप करिए। आर मिनिमम निकालना आता है, क्या होता है आर मिनिमम होता है आई मिनिमम डिवाइड बाई ए होता है। तो आर मिनिमम या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, नहीं मेंशन करेगा तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कह सकते हो 0.6 इंटू लेमडा होल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो, ये क्या है, वेयर जो पैरामीटर उनको लिख देता हूँ। वेयर L1 इज डिस्टेंस बिटवीन टैग बोल्ट, L1 इज डिस्टेंस बिटवीन टैग बोल्ट, ये कंडीशन है, टैग बोल्ट के बीच में डिस्टेंस है। चलो, आर मिनिमम क्या है, आर मिनिमम इन कंप्रेशन, ये या तो कोडल प्रोविजन दे देता है या टेबल में दिया होता है। दिस इज द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द कंपोनेंट कंपोनेंट समझ गए होगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रट अलोन। देखिए, स्ट्रट जो यूज कर रहे हो ना, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी। सपोज दैट मान लेता हूँ कि एंगल सेक्शन है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये एंगल सेक्शन है, तो भाई इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। सारी प्रॉपर्टी अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। अब इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टील टेबल में दिया होता है। आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा या तो टेबल प्रोवाइड करे। अगर सेमेस्टर एग्जाम है तो टेबल मिलेगी,
अगर आपका एसएससी जेईई मेंस एग्जाम है या आपका आईएएस का मेंस का एग्जाम है तो वहाँ पे क्वेश्चन में ही सारा डेटा दिया होता है और वो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है लेकिन उसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी इसको चेक करने की। तो ये कहानी है मतलब आपको बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आईएएस मेंस में भी आया है, कुछ नहीं था उसमें, ये था कि बताओ कॉलम बकल करेगा कि नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करना था, सीधे यही कंडीशन चेक कर लेनी है। अगर इससे ज़्यादा हो गई ये वाली वैल्यू तो बकल कर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं बकल करेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है बकलिंग के लिए, ठीक है। तो ये केस आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रट की बात कर रहा हूँ। यही कंडीशन जा करके लेसिंग में चेंज हो जाती है। लेसिंग में यही वैल्यू 50 आ जाती है, यहाँ पे 0.7 टाइम लैम्डा आता। तो लेसिंग और बैटनिंग में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका स्ट्रट के केस में कितना रखना है, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6 लैम्डा होल से नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे तब फिर आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आप इसको लिखना चाहो तो आराम से इसको लिख सकते हो। आगे हम डील करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डील करने वाले हैं कि हाउ टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगल सेक्शन में कैसे निकालते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं कि एंगल सेक्शन में कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और दूसरी बात ये है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई टफ काम नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं आता होगा तब भी, ठीक है। स्टील में देखो जितने क्वेश्चन एसएससी जेईई के आए मेंस में मैंने सारे करा चुका हूँ अभी तक, और जो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा उसके नहीं करें, वो भी कर लेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टील का मेंस का क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने करा दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना कि मेंस के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। जितने क्वेश्चन डील कर दिया हर साल आपके एसएससी जेईई मेंस में वहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आता रहता है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। पहले किसी भी तरीके से प्री निकालना है, उसके बाद आपको मेंस में टाइम मिल जाता है 3 महीने का, 4 महीने का, लगभग 3 महीने मिनिमम मान के चलो, ठीक है। तो 3 महीने में आप आराम से अच्छा कर सकते हो, इतना टाइम होता है। पहले से अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो कुछ टाइम नहीं लगता, और वहाँ कैल्सी अलाउ होता है। और दूसरी बात, इस मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेंस की टेस्ट सीरीज, बाकी कुछ नहीं। जितना प्रैक्टिस करो उसको अप्लाई करके देख लो कि कैसे हम क्वेश्चंस को वहाँ पे लगाते हैं, कितना फास्ट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है वो हम डील करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जिसके बारे में यहाँ पे पता करना। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, देखो इसमें क्या है, कई तरीके से निकाला जा सकता है और कई बार एग्जाम में दे भी देता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा निकालने में लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि आपको एग्ज़ाम में सीधे दे देता है, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चल बात करते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है अनइक्वल एंगल सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। किसका? अनइक्वल एंगल सेक्शन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके बारे में डील करने वाले हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका अनइक्वल है तो अनइक्वल बना देते हैं। चलो ये है आपका अनइक्वल। रोल्ड सेक्शन ज़्यादातर यूज करते हैं तो मैं रोल्ड ही बनाऊंगा, ठीक है। ये है आपका डायग्राम। थिकनेस कुछ अलग इधर उधर हो सकती है, परेशान नहीं होना है। तो ये है आपकी थिकनेस, दिस इज द थिकनेस, ठीक। तो आप इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हो। चलो देखिए ये क्या है, अनइक्वल है, तो एक लेग इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी और एक लेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि मैंने जब एंगल सेक्शन का क्लासीफाई किया था तो 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता था, इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन और बल्ब सेक्शन। बल्ब एंगल सेक्शन का यूज शिप बिल्डिंग में बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको क्या कर दिया, अनइक्वल सेक्शन बना दिया। चलो अब आप बताओ कि ये क्रॉस सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। चाहो तो देखो आपको समझा रहा हूँ, इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, अप्रॉक्सीमेट यहाँ लाई करेगा। क्यों, ऐसा कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, आप बताओ कि ज़्यादातर जो मास है वो किधर लाई कर रहा है। ज़्यादातर मास जो है फ्रेंड्स वो यहीं कहीं पे लाई करेगा, क्योंकि
सारा कंसंट्रेशन मास का यहीं पे है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लगभग चूज किया। ठीक, अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स ये लाइन वर्टिकली मैं ऐसे क्यों खींच रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में फिर से आएगा, सर ये क्यों ऐसा कर रहे हो। अब आप बताओ कि ये मास इस एक्सेस के इस पॉइंट के नज़दीक है कि दूर है, नज़दीक है। अगर ये इसी इधर साइड में भी मास होता तो बीच में आ जाता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि CG वहीं पे लाई करता है जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास वहाँ पे लाई करता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ये चूज़ किया। अच्छा, उसके बाद में ये देखो दूसरा एक्सेस जो हो जाएगा, दिस इज द एक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। ठीक, अच्छा, ये हो जाता है वाई वाई एक्सेस, ये है आपका वाई वाई एक्सेस। ये एंगल सेक्शन के केस में आपका ये हो जाता है CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज CG। ठीक, अभी अपने दिमाग से मैंने किया, ऐसा नहीं, निकालोगे तब भी इसका आंसर जो निकल गया वो इसी आसपास आएगा। इक्वल होता तो कहीं यहाँ पे हम बना देते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलो, अब यहाँ पे जब कोई भी एक्सिस हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नहीं पता चलता है कि किस एक्सिस के अबाउट आपका मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, ये नहीं पता चल पाता है, क्योंकि जब तक किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता नहीं चलता कि किस एक्सिस के अबाउट वो फेल करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ता है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, और एक ये आती है प्रिंसिपल एक्सिस, उस एक्सिस को कहते हैं जैसे आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ रखी थी, ये है। तो दिस इज VV, और दिस इज कॉल्ड UU। ठीक है, ये ऐसा इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि इसका फेल्योर या बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो सेक्शन बकल होता है वो हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, जिसके अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी के अबाउट ये बकल करता है। ठीक, अब ये प्रिंसिपल जो मैंने एक्सेस खींची इसको बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IUU आएगा और रेडियस ऑफ डायरेक्शन RUU आएगी। ठीक, इसको बोलते हैं माइनर। माइनर इसलिए क्योंकि इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बता नहीं सकते, निकालना पड़ता है डेटा के अकॉर्डिंग, तब आपको पता चलता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये वाली जो एक्सिस निकल के आती है दिस इज कॉल्ड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्यों बोला, इसका रीज़न अभी बताता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, अच्छा, ये एक्सिस पता चल गई, इसके खिलाफ मतलब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IVV और RVV। ज़्यादातर चांस में ये वैल्यू दे के रखता है आपको एग्जाम में। ठीक है, और नहीं देगा तो उसका एक फार्मूला डेवलप करते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वर्टिकल से थीटा है, इसको मान लेते हैं। आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में तो पढ़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इफ IXX and IYY are known, ये अगर मुझे पता हो, ज़्यादातर केस में एग्जाम में दे देता है दिस इज द IXX एंड IYY, और उसके अलावा कॉमा IXY, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नोन। दिस इज द, फिर से लिखते हैं इसको यहाँ पे रफ करके ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको इफ IXX, IYY एंड IXY आर known, then find out IUU एंड IVV। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट वैसे लगने वाला है जैसे आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला पढ़ा था, सिग्मा P1, क्या पढ़ा था, सिग्मा X प्लस सिग्मा Y डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा X माइनस सिग्मा Y डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर। ठीक, वैसे माइनर, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती थी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, और इसको बोलते थे माइनर
प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। दिस इज सिग्मा P2, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट दिस इज द सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैलिड हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल प्लेन वहाँ पे होता था, उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होती थी, वैसे यहाँ प्रिंसिपल प्लेन पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। चलो अब कैसे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ आई एक्स एक्स है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ सिग्मा एक्स है वहाँ आप पुट करोगे सिग्मा जहाँ पे सिग्मा एक्स है वहाँ पे पुट करोगे आई एक्स एक्स, जहाँ पे सिग्मा वाई है वहाँ पे पुट करोगे आपका आई वाई वाई, और जहाँ पे टाउ एक्स वाई है वहाँ पे पुट करोगे प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई एक्स वाई। तो यहाँ पे निकल के आता है, अब बताओ आई यू यू मेजर है कि आई वी वी मेजर है। आई यू यू आपकी मेजर प्रिंसिपल एक्सेस होती है, तो आप पुट करोगे दिस इज द आई यू यू, फार्मूला बन के आएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट दिस इज द आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई डिवाइड बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होल स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में अभी हम डील करेंगे कि क्या होता है। आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई डिवाइड बाई 2 माइनस क्योंकि माइनर लिख रहे हैं इसलिए माइनस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। बाकी कहानी पता है। आई एक्स एक्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस। तो ये एक्सेस जो हो जाएगी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इसे आई एक्स एक्स बोलोगे, और इस एक्सेस के अबाउट निकालोगे तो आई वाई वाई, ठीक। ये निकाल सकते हैं सिंपली। कैसे, इसका डायमेंशन पता होगा, इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होगी, निकाल सकते हैं। इसकी विड्थ पता होगी, इसकी थिकनेस पता होगी, इसकी सीजर जो ये सेंटर है ना यहाँ से डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी कोई वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन आएगा उसी समय मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ डील करूँगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल है। ये तो प्रिंसिपल एक्सेस आपको पता था कि जो प्रिंसिपल प्लेन होते थे, आप याद करो, अगर मैं सोम का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये होती थी बॉडी, ठीक है। ये है आपका बॉडी, ये प्लेन होता था। मान लिया ये सिग्मा एक्स काम करता था, ये सिग्मा एक्स काम करता था, और ये सिग्मा वाई काम करता था, सिग्मा वाई। तो ये आपका प्रिंसिपल प्लेन निकल के आता था। ये डायग्राम कुछ मैं बनाता था, दिस इज द डायग्राम। हो सकता है दिस इज द सिग्मा P1 आ जाए, पता नहीं कौन सा आएगा, ये मुझे कंफर्म नहीं, तो वैल्यू निकाल के ही पता चलता है। दिस इज द सिग्मा P2, सिग्मा P2, और ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। जो प्रिंसिपल प्लेन है, देखो ये प्रिंसिपल प्लेन है, एक ये सिग्मा P1 है, एक सिग्मा P2 है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होती है, प्रिंसिपल प्लेन। ये एंगल होता था, दिस इज द थीटा पी, ठीक। तो प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होती हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब ये प्रिंसिपल कैसे हैं, देखो इनके बीच में जो एंगल है ना 90 डिग्री है, ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा, ये एंगल कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो आई यू यू और आई वी वी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। वैसे यहाँ पे सिग्मा P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सेम कहानी यहाँ पे लग जाती है, तो इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। एक तो यार याद ही आपको ये रहता है, दूसरा उसमें अप्लाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन IAS में पूछा है 15-20 नंबर में, तो इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एंगल कैसे निकाला जाए, tan 2 थीटा पी, ठीक है। ये जो एंगल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थीटा माना है तो इसको थीटा कर दीजिए। इसका फार्मूला होता था दिस इज द -2 आई एक्स वाई डिवाइड बाई आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई। वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan 2 थीटा पी इजकल टू क्या पढ़ते थे 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स।
अब मैं वहाँ पे माइनस के साथ इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई किया है, यहाँ पे मैंने लिखा था सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, तो या तो माइनस यहाँ बाहर ले लो, फिर से वही आ जाएगा सेम एज इट इज़। तो जहाँ जहाँ आपको क्या रिप्लेस करना था मैं लिख देता हूँ। जहाँ पे रिप्लेसिंग क्या किया है मैंने, सिग्मा एक्स की जगह पे आप आई एक्स एक्स रख रहे हो, सिग्मा वाई की जगह पे आप क्या रख रहे हो, आई वाई वाई रख रहे हो, और जहाँ पे टाउ एक्स वाई है वहाँ पे आप रख रहे हो आई एक्स वाई। ठीक, चल ये कहानी मैंने पूरी बता दी, तो परेशान नहीं होना, आराम से पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों निकालना पड़ा इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि किस एक्सिस के अबाउट इसकी बकलिंग हो सकती है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात तो ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रही है। इसलिए मुझे क्या है यहाँ पे मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। ये अगर बात आई एक्स एक्स निकालो आई वाई निकालो, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेक्शन अनसिमेट्रिकल है। अगर एक एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता तब तो हम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के हिसाब से कंपैरिजन कर लेते, लेकिन यहाँ किसी एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं, इसलिए आप नहीं बता सकते, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको निकालना पड़ेगा इसकी जो बकलिंग है ना इस एक्सेस के अबाउट होगी, किस एक्सेस के अबाउट, आई वी वी के, क्योंकि ये माइनर होता है, तो जो बकलिंग होगी इसी एक्सेस के अबाउट आपकी अकर होगी, इस एक्सेस के अबाउट। तो बकलिंग आपकी कुछ जो अकर होगी ना, कुछ ऐसे अकर होगी, आपका जो सेक्शन बकल करेगा कुछ ऐसे बकल करेगा। देखो ये एंगल सेक्शन है ना, तो कुछ ऐसे बकल करेगा, ये वाला पोर्शन जो है ना इसके अबाउट बकल करेगा। तो दिस इज आई वी वी। अब मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज दिस आई एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कहानी आपकी थी प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे एक बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सेस, इसको मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। चल प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, दीज आर द एक्सेस, दीज आर द एक्सेस, ये वो एक्सेस होती है, दीज आर द एक्सेस, these are the axes about which product of inertia is zero and moment of inertia is either maximum और मिनिमम। ठीक है, मतलब कि दीज आर द एक्सेस अबाउट विच, ये वो एक्सेसेस होती हैं आई यू यू और आई वी वी, वो एक्सेसेस होती हैं विच द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। मतलब आई एक्स वाई जो हम निकालते हैं इसके अबाउट क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, इनर्शिया जीरो एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो मैक्सिमम होगा इस एक्सेस के अबाउट या तो मिनिमम होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस पे क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा एक पॉइंट और लिखा देता हूँ कि जो आई एक्स वाई होता है इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। आई एक्स वाई दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, शॉर्ट में लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसकी जो वैल्यू होती है जीरो भी हो सकती है। ओके, तो और आई एक्स वाई ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जीरो होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, ये जो होते हैं आई वाई वाई, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी ये क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। अब ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो सपोज दैट कि मुझे आई एक्स वाई लिखना है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू डी ए होता है। ठीक है, अब ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये है आपका टी सेक्शन मान लेते हैं। चलो ये है सेक्शन सिमेट्रिकल, चलो तो आप बताओ, मान लो इसका सी जी ये हो गया, इस पॉइंट पे मान लो इसी के अबाउट आपका सिमेट्री, इधर भी सिमेट्रिकल है इधर भी सिमेट्रिकल है। तो इस एक्सेस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो इसके इधर जब लोगे वैल्यू तो ये आपकी आएगी माइनस एक्स, इधर लोगे तो प्लस एक्स आएगी। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा फार्मूला एक्स इंटू वाई इंटू डी ए। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ए आ गया,
तो आप देखो कि यहाँ पे जब DA रखोगे वो तो एरिया आ जाएगा, x इंटू वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो आप जो इस पॉइंट के इधर ले रहे हो या इधर ले रहे हो, अगर आप इधर चूज करोगे तो -x इंटू वाई आ जाएगा, जब इधर चूज करोगे तो +x इंटू वाई आ जाएगा। तो जिस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री होगी उसके अबाउट आपका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, क्योंकि जितना इधर माइनस जाओगे उतना इधर प्लस जाओगे, तो इसलिए ये हमेशा क्या हो जाता है इस केस में 0। हाँ, लेकिन ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं भैया, अगर मान लिया सिमेट्रिकल ना हुआ, मान लिया इधर 5 है माइनस का, इधर मान लिया 4 है, तो कैसे हो जाएगा? तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सेस आपकी सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है इस एक्सेस के अबाउट क्रॉस सेक्शन, इसलिए आपका यहाँ पे 0 प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है। तो ये कहानी है, इसको डील करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन इसका आसान रहता है, बहुत ही आसान, बस हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, किसी एंगल पे आपको कल को निकालना पड़ जाए तो उसके लिए आपने पढ़ा था कि किसी एंगल पे जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात करने जा रहे हैं जो कि आपके SSC JEE में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, किसमें, कुछ आपका कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस से रिलेटेड। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमको क्या क्या यहाँ से मिल गया, क्या क्या हमने इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक, और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट बचता है, क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लोगे, एरिया आपको पता रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे मिल गया, वहाँ से मैंने निकाल लिया रेडियस ऑफ जायरेशन। जब रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता हो गई, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन के बाद में आपको इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इफेक्टिव लेंथ भी आपको पता चल गई। तो इफेक्टिव लेंथ के बाद में क्या करोगे भाई, सिलेंडरनेस रेशियो निकालोगे, लेमडा इजकल टू L इफेक्टिव अपान R लिखोगे, R आप निकाल लोगे आई मिनिमम अपान एरिया से, तो आपको यहाँ पे क्या है, लेमडा मिल जाएगा। और जब लेमडा मिल जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आयलर फार्मूला है, रैंकाइन फार्मूला है, पेरी रॉबस्टन फार्मूला है, या कोड कह देगा खुद ही कि इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग आपकी स्ट्रेस गिवन है, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को निकाल सकते हो। तो प्रॉब्लम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब मैंने मेंस का बैच लिया था इस बार यहाँ पे, तो मेंस के बैच में क्वेश्चन किए थे स्टील के, तो हर एक स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया था कि कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। जो अक्सर लोगों को स्टील टफ लगने लग जाता है, उन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही आसानी से डील किया था ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो मेरी क्लास में जो 100 बच्चे थे लगभग, तो उन सबको मैंने कोशिश ये किया था कि हर किसी को समझ में आए, ठीक है। तो मैं क्लास में खुद ही पूछ लेता था भाई समझ में आया कि नहीं आया, जब तक समझ में नहीं आता था तब तक उसको क्लियर करके आगे नहीं बढ़ते थे। तो हर एक स्टूडेंट को मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग सिखा दिया था, ठीक है, चाहे कितना भी कमज़ोर हो, चाहे कितना भी कोई तेज हो, सबको सिखा दिया था। और वो चीज़ मेरे लिए अच्छा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तभी पढ़ाने का मतलब है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी चीज़ें क्या हो, समझ में, तभी पढ़ाने का मज़ा है। तेज़ वाले को तो कोई भी समझा सकता है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको दिक्कत होती है, उनको अगर आप समझा देते हो तब आपका पढ़ाने का मतलब निकल के आता है, ठीक है। चलो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट है बातें हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। फॉर कंप्रेशन मेंबर, ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी लोग फिर इसको रटा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फॉर कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग का मतलब होता है मिलकर बना होना, कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है, एंगल सेक्शन। पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक्शन टाइप, उसके बाद में है यहाँ पे टाइप है, कंटिन्यूअस हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस, दिस इज द टाइप। उसके बाद में है परमिसिबल, अलाउबल भी बोल सकते हो, परमिसिबल भी बोल सकते हो, परमिसिबल और अलाउबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक। चलो अब एक एक चीज समझते हैं अच्छे से डीपली। पहला नंबर की बात करते हैं
सेक्शन को डिफाइन करते हैं ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं कि कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 बार इससे एसएससी ने टच किया है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। आप लोग रट लेते होंगे, लेकिन आज मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को रिमेंबर किया जा सकता है। चलिए, पहला है सिंगल और डबल एंगल, सिंगल और डबल एंगल। सिंगल एंगल हो चाहे वो डबल एंगल हो, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, पहले लिख देता हूं फिर एक एक चीज करके समझाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा ए से ही रखी जाती है, ठीक। दूसरा केस है, 5 केस हैं, पांचों को समझना है अच्छे से, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। दूसरा केस ये हो जाता है, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सिंगल एंगल, सिंगल एंगल कनेक्टेड, सिंगल एंगल कनेक्टेड with one rivet, with one rivet और discontinuous है, discontinuous, तो इस केस में 0.8 सिग्मा AC। अब देखो यहाँ कम हो गई, क्यों कम हो गई सबके बारे में अभी अच्छे से डिस्कस होगा। थर्ड पॉइंट है सिंगल एंगल, single angle connected with single angle connected with more than one rivet or with weld, or with, या तो वेल्ड कर दो आप, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेल्ड। ये भी क्या है, मान लिया डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसी केस में भी कितना लेते हैं, सिग्मा AC। अभी आपको इसका याद करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा लिख देते हैं चीज़ों को, तब बाद में समझाने में मजा आएगा। डबल एंगल प्लेस्ड back to back on opposite side, of gusset plate, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस अगर है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो समझ गए होंगे। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस मतलब दो ही सपोर्ट पे है, डिसकंटिन्यूअस दो ही जॉइंट पे बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस, तो इसके केस में रखना है सिग्मा AC। अब कहाँ पे बदलाव होगा, सारी बातें अभी डिस्कस होंगी एक साथ। फिर है डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक वाली कहानी तो समझ में आ गई होगी, टेंशन मेंबर में डिस्कस किया था। ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, और ये डिसकंटिन्यूअस अगर रहता है, डिसकंटिन्यूअस, तो इस केस में आपका आता है 0.8 इंटू सिग्मा S। ये कहानी आपको बता दी गई है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे की कहानी कैसे डील करनी उसको देखते हैं। ये कहानी है, अक्सर किताबों में लिखा होगा, आपको डेटा दे दिया जाएगा, सब कुछ पता होगा, लेकिन याद कैसे किया जाए, कैसे लॉन्ग टर्म इसको दिमाग में बैठाया जाए, उस कॉन्सेप्ट के पीछे हम जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपना क्वेश्चन निकाल लें। ये इंपॉर्टेंट है, PhD नहीं करनी है, क्वेश्चन निकालना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और ये किताबों में आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। कैसे समझना है इस चीज़ को ध्यान देना, अच्छे से फोकस करना है जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ। चलिए, पहला केस है सिंगल हो और डबल एंगल हो, कॉन्टिन्यूअस है, तो उस केस में सिग्मा AC आपका लिया गया है। अब इसको रिलेट कैसे कराना है
उसको समझते हैं। सपोज दैट, पहले तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से पहले कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट देख लो। दिस इज द ट्रस, ये हिंज सपोर्ट, ये हमेशा जो ट्रस होता है ना, ये आपका हमेशा कैसा बनाया जाता है, ये आपका ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि आपका जो स्ट्रक्चर बने वो आपका क्या बने, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बने। ये हो जाएगा दिस। तो आप ये देखोगे जो ये मेंबर है, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस, और जो ये वाला मेंबर है, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। जब तक ये बात नहीं क्लियर होगी तब तक ये कहानी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्ट्रट हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस कहानी को समझने के लिए गसेट प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द गसेट प्लेट। चलो इसको जोड़ दिया। अब देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोर देन 2 जॉइंट, 1 2 3, 3 पे हो गया इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोल दिया, 1 और 2 पे हुआ इसलिए इसको बोला डिसकंटिन्यूअस। अब आप बताओ कि कंटिन्यूअस बीम, देखो इसको रिलेट कराना पड़ेगा सोम के कॉन्सेप्ट से। कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन टाइप है, पहला है सिंगल और डबल एंगल, या तो सिंगल यूज़ करो या डबल एंगल यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि यहाँ पे भी वही मेंबर आके जा करके इस यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब मोर देन यहाँ पे 2 आपके जॉइंट्स होने चाहिए, तब उसे बोल पाते हैं कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप देख पाओगे दिस इज कंटिन्यूअस। चलो अब ये सिग्मा एसी क्यों लिया गया है, अगले वाले में 0.8 क्यों लिया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी है सिंगल एंगल और डबल एंगल, यहाँ पे कनेक्टेड डबल एंगल कनेक्टेड विथ यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बोल्ट, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कनेक्टेड विथ 1 रिवेट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 रिवेट से ही कनेक्ट। चलो इसको क्लियर करते हैं, 1 रिवेट से ही कनेक्ट किया गया होगा, मान लेते हैं। अब आप बताओ कि आपने पढ़ा था सिंपली सपोर्टेड बीम, चलो ये बात कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह है सिंपली सपोर्टेड की प्रोफाइल, ये लोड आपने कोई लगा दिया, दिस इज द लोड W, और फिर मैं एक बीम बनाता हूँ कंटिन्यूअस। ये देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह है कंटिन्यूअस बीम, ठीक। चलो ये कंटिन्यूअस है, तो आपने प्रोफाइल तो पढ़ी होगी, कुछ इस तरीके से निकल के आती है। अगर मैं लोड यहाँ पे लगा दूँ तो इस तरीके से निकल के चीज़ें आपकी आती हैं। चल ये हो जाता है। आप बताओ कि डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा होता है, सिंपली सपोर्टेड में या कंटिन्यूअस में? आपका डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा मिलेगा? आप देखोगे कि सिंपली सपोर्टेड जो बीम होगी उसमें डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू किसके, कंटिन्यूअस बीम की। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मेंबर इसमें जो डिसकंटिन्यूअस है उसको खतरा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस मेंबर। कैसे समझा? अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बात कर रहा हूँ, एक कैंटिलीवर भी लिख देता हूँ। चलो कैंटिलीवर तो बस समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसका डिफ्लेक्शन तो और ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट कितना है, सिर्फ एक सपोर्ट है। यहाँ पे कितने सपोर्ट हो गए, 3 सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट कितना है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि खतरा सबसे ज़्यादा उसको रहेगा जिसके पास सपोर्ट की कमी रहेगी। इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन Δ1 मान लेता हूँ, इसका Δ2 मान लेता हूँ, इसको Δ3 मान लेता हूँ, तो डिफ्लेक्शन Δ1 ग्रेटर देन Δ2 ग्रेटर देन Δ3। तो इस केस में निकल के आ गया। तो जिसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा उसको खतरा ज़्यादा। तो हमारे केस में यही समझना है कि भाई कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में ये स्ट्रेस की वैल्यू कम ज़्यादा क्यों ली गई है, इसको समझना है। तो आप बताओ कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है और जो अलाउबल स्ट्रेस है, ये मटेरियल की रजिस्टिंग वैल्यू होती है। अगर आपने उसको कई सपोर्ट पे बढ़ा दिया, कई जगह आपको सपोर्ट मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, तो मेंबर को खतरा कम रहेगा, क्योंकि वो कई पॉइंट पे जब आपका वो जाएगा तो लोड हर जगह ट्रांसफर होगा। देखिए यही मेंबर है, देखिए अभी कंपैरिजन समझ में आएगा। एक ये मेंबर है, ये कंटिन्यूअस है, एक ये मेंबर है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। अब ये मेंबर कंटिन्यूअस के होने की वजह से इस पे जो लोड आएगा, जो टेंशन और कंप्रेशन आता है, वो क्या होता है कि ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ पे जो लोड है वो इसमें भी ट्रांसफ़र होगा, इधर भी ट्रांसफ़र होगा, इधर भी ट्रांसफ़र हो गया और इधर भी ट्रांसफ़र फिर हो जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो इससे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो 3 जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। चल फिर आप मेंबर आगे ले गए। जब इस मेंबर को आपने कॉन्टिन्यूअस किया तो इसने क्या किया, इधर ट्रांसफ़र कर दिया।
इससे क्या फ़ायदा मिला कि ज़्यादा लोड कई लोगों पे ट्रांसफ़र हो गया। जब ज़्यादा लोड कई लोगों पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मटेरियल सेफ रहेगा आपका। जब मटेरियल सेफ रहेगा तो आप उसकी परमिसिबल स्ट्रेस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसलिए सिग्मा AC को कंसीडर किया गया, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब आप डिसकंटिन्यूअस देखिए, डिसकंटिन्यूअस सिर्फ यहीं पे है और यहाँ पे है, तीसरी जगह है ही नहीं, तो ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, इसको खतरा ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेस को क्या रखना है, 0.8 रखना। क्योंकि भैया जो मेंबर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा उसको खतरा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब इसके जो बकलिंग के चांस हो जाएंगे, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, जो बकल करेगा ना, कुछ इस तरीके से बकल करेगा। लेकिन यहाँ पे बकलिंग में क्या है कि नंबर ऑफ रिवेट बोल्ट क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं, और लेंथ आपकी क्या है कि यहाँ पे एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, तो लोड का ट्रांसफर आसानी से होगा, कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब आप बताओ, जब आपके ऊपर कोई समस्या आती है और जब आप अकेले झेलते हो तो आपको दिक्कत ज़्यादा होती है, और वही समस्या जब 4-5 आदमियों के बीच आती है तो आसानी से क्या होता है, उस समाधान निकल जाता है। मतलब सारी समस्याएं अगर एक इंसान के ऊपर आ जाती हैं तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। अब वही समस्या मान ले 4-5 लोगों के ऊपर आ जाती है तो वही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो बस वही समझ लो कि यहाँ पे कितनी जगह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से इसको याद करने का तरीका, तो इसमें आपको आज से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस आपकी सिग्मा AC रहेगी। अगर आपका डिसकंटिन्यूअस किया गया है तो उसमें स्ट्रेसेस घटा दीजिए, कितना, 0.2 AC। तो इस तरीके से 0.28 AC आ जाएगा। चल अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ अ मोर देन 1 रिवेट और बोल्ट। ध्यान दीजिएगा, सिंगल एंगल है कनेक्टेड विथ अ मोर देन 1 रिवेट। अब यहाँ पे रिवेट की संख्या क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अभी तक मैंने क्या लिया कि यहाँ पे जो यूज कर रहा था स्ट्रट को, सपोज दैट कि आपने ये एंगल सेक्शन आपने बनाया और इस एंगल सेक्शन को आप यूज कर पा रहे थे, सपोज दैट दिस द एंगल सेक्शन, इस तरीके से आप यूज कर रहे थे, दिस इज द एंगल सेक्शन। अब आप 2 बोल्ट यूज कर पा रहे हो, कितने, 2। चलो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ये गसेट प्लेट है, इसको समझने के लिए ऐसा हम बना रहे हैं, बस थोड़ा समझ में आ जाए। दिस इज द गसेट प्लेट, ठीक। अब वो कह रहा है कि सिंगल एंगल है कनेक्टेड विद द मोर देन 1 रिवेट और विथ वेल्ड, और यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ा दिए। अब नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ा दिए या उसको वेल्ड कर सकते हो। आप बताओ कि जब आप वेल्ड कर दोगे तो पहली बात तो उसका है लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती थी, दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी π² EI मिनिमम डिवाइड बाई L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। आप बता दो, दिस इज द P क्रिटिकल। आप बताओ कि जब हम इसको नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ाएंगे तो आप बता सकते हो कि इसकी लेंथ क्या होने लगती है, इफेक्टिव लेंथ घटने लगती। अब लेंथ जो है इसके सेंटर टू सेंटर जो कि 0.85 L लिया था, याद करो, जब लेंथ आपकी घटने लग जाएगी तो पर इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगी, ये लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब नंबर ऑफ रिवेट और बोल्ट बढ़ा दोगे तो उसके बकलिंग के चांस क्या हो जाएंगे, कम। जब बकलिंग के चांस कम हो जाएंगे तो परमिसिबल स्ट्रेस आप फिर से आप उतनी कर सकते हो, सिग्मा AC। तो सिग्मा AC इसका केस और इसका केस क्या हो गया, सेम। क्यों केस सेम हुआ, अब चाहे वो डिसकंटिन्यूअस उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि आपने इस पर रिजिडिटी बढ़ा दी। जब रिजिडिटी आप बढ़ा दोगे, जब उसको वेल्ड कर दोगे या नंबर ऑफ रिवेट ज़्यादा करोगे तो लेंथ इफेक्टिव कम हो जाती है। जब लेंथ इफेक्टिव कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपको लिखना है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, PCR डिवाइड बाई एरिया कर दोगे, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेसेस जब कम होगी तो आप परमिसिबल स्ट्रेस बढ़ा सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देख सकते हो जो भी डेटा दिया गया है वो सिग्मा AC है या तो 0.8 है। तो 0.8 और सिग्मा AC में से एग्जाम में कन्फ्यूजन रहेगा आपको। बाकी तो ऑप्शन होंगे तो एलिमिनेट कर सकते हो। मान ले 0.7 AC दिया हो तो हटा दो आराम से। बस गलती कहाँ होनी है, सिग्मा AC, और आपको पॉइंट AC में गलती हो सकती है। तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो ये दिमाग में थोड़ा सा खुद ही सोचना पड़ेगा। 2 मिनट बैठो, आराम से दिमाग को सोचो, ठंडे दिमाग से एकदम से कि यार क्या हो रहा है। ऐसे सोचना है कि यार एक कंटिन्यूअस है, क्या है, 2 बोल्ट यूज कर रहे हो, सिंगल बोल्ट यूज कर रहे हो। सिंगल बोल्ट लगाओगे लेंथ बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सिंगल बोल्ट के केस में आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है L इफेक्टिव इक्वल टू L के बराबर आती है। जब 2 बोल्ट लगाते हो तो इफेक्टिव लेंथ आपकी घट जाती है। जब इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो अब बकलिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इसकी बकलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, इस तरीके से बकलिंग। और पहला वाला जो केस था जिसमें हमने क्या किया था, दिस इज द जो केस था सिंगल एंगल कनेक्टेड विद 1 रिवेट, इसके केस में जो बकलिंग हो रही थी वो कुछ इस तरीके से, ऐसे समझ लो। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगा दोगे, ऐसे समझो
कि ये आपने लगा रखा ये, तो इसकी जो बकलिंग है ना कुछ इस तरीके से होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आपकी एल इफेक्टिव के केस में कितनी आएगी, एल के बराबर होती थी, इसलिए इस केस में आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी इससे कम आएगी। तो इस केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, याद करना आसान। अब आते हैं चौथा नंबर केस, डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट। अब ये डबल एंगल यूज किया गया है बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, मतलब ये एक आपने गसेट प्लेट लगा रखी है, दिस इज द गसेट प्लेट, और इसके आपने क्या कर रखा है, अपोजिट साइड में आपने इसको चीज़ों को बना रखा है, ठीक है, दिस इज द अपोजिट साइड, और ये आपने क्या कर दिया, दिस इज द अपोजिट साइड, ठीक है, ये आपने बना रखा है, ठीक। चलो टैग बोल्ट से आपने इसको जोड़ दोगे। इस केस में आपको देखो डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डबल एंगल यूज कर दिया। देखिए पूरी अभी तक कहानी मैंने क्या पढ़ी, सिंगल एंगल की पढ़ी, अब आपके पास आ गया डबल एंगल। जब डबल एंगल आ जाता है तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, मजबूती यहाँ पे क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है, क्योंकि आपने डबल एंगल यूज किया है। तो बैक टू बैक अगर आप यूज करोगे आपस में यूनिटी अच्छी बनेगी, लोड की शेयरिंग अच्छी होगी, इसलिए यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेना पड़ता है, सिग्मा AC। ध्यान रहे ये बैक टू बैक है और ये सबसे इफिशियंट होता है। जब मैंने आपको टेंशन मेंबर पढ़ाया था तो वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो गसेट प्लेट के जो है बैक साइड अपोजिट साइड में जब हम एंगल सेक्शन का यूज करते हैं तो वहाँ पे सबसे अच्छा कनेक्शन बना के आता है। ओके, फिर बात करते हैं, तो इसमें सिग्मा AC आपका हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये गसेट प्लेट है, गसेट के इस साइड भी है, इस साइड भी है, जो लोड आएगा तो आपस में शेयरिंग हो जाएगी, मजबूती अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहता है, इसलिए इसको हम लोग चूज करते हैं। तो इसलिए इसमें सिग्मा AC ही आपको रखना है। फिर देखो क्या कह रहा है, डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस तो है, ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। अब ये सेम साइड क्या होता है, इसको सीखते हैं कैसे। देखो इसको भी मैंने पढ़ाया था उसको, ये है गसेट प्लेट और इसके सेम साइड में आपने क्या कर दिया, ये लगा दिया, दिस इज द सेम साइड, ये सेम साइड है, ठीक है। जब आप इसको सेम साइड लगाओगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, इसको भी टैक रिविट से जोड़ना पड़ेगा तभी जाके काम चल पाएगा, दिस इज द टैक रिविट। जब आप सेम साइड लगाते हो तो ये कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था टेंशन मेंबर में अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू दिस। इसकी इफिशिएंसी मान लेते हैं ईटा 1 है, इसकी इफिशिएंसी मान लेते हैं ईटा 2 है, तो ईटा 1 इफिशिएंसी ग्रेटर देन ईटा 2 आती थी। मैंने डील भी किया था। देखो जब क्या हुआ, अब आपने क्या कर दिया, जो भी लोड आएगा तुमने क्या किया, यहाँ पे एक ही साइड में प्रोवाइड कर दिया, गसेट प्लेट के प्लेस्ड बैक टू बैक है। बैक टू बैक का मतलब यही होता है कि आपस में आकर के बैक टू बैक जुड़ गए। लेकिन गसेट प्लेट के एक ही साइड अगर आप जोड़ोगे तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका अच्छा नहीं होगा। गसेट प्लेट के इधर भी लोड शेयर करोगे तो अच्छे से शेयर हो जाता है, लेकिन सेम साइड से क्या होता है, आपका लोड शेयरिंग अच्छा नहीं होता है। जब लोड शेयरिंग अच्छा नहीं होगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, कम। जब स्ट्रेंथ कम निकल के आएगी तो आप परमिसिबल स्ट्रेस को क्या लोगे, कम लोगे। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो बस ये देखा करो कि कौन सा बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसमें परमिसिबल स्ट्रेस आपको सिग्मा AC रखना है, और जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी उसमें 0.8 इंटू AC लेना है। तो ये कहानी आपकी है सारी पूरी। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछा गया था टेंशन मेंबर में, ये पूछा था कि बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेटर होता है इन केस ऑफ टेंशन मेंबर। तो वहाँ पे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये था कि गसेट प्लेट के इधर और अपोजिट साइड में अगर आपने लगा रखा है एंगल सेक्शन को, वो बेटर होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये कहानी आपकी पूरी रहती है। इस वाले केस में आपका शियर लैग का इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है, इस केस में उतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता है। तो ये शियर लैग के लिए सबसे अच्छा सेक्शन था, तो ये बेटर आपके लिए रहता है। तो ये कहानी आपकी थी। अब एक बार अच्छे दिमाग से शांति से ये कॉपी लिख लेना, अपना नोट कर लेना, फिर खुद अपना दिमाग लगाना, यार सर ने क्या बताया था, क्यों इसको कम लेते, कम ज़्यादा लेते हैं। देखो एक बार अगर आप समझ जाओगे, एक तो एक दिमाग में ये रखना है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिसकंटिन्यूअस है, बस एक जगह क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस अगर सिंगल एंगल है तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो खतरे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिफॉर्मेशन बकलिंग के चांस क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि उसकी इफेक्टिव लेंथ जो है कम हो जाती है। क्योंकि जैसे मेंबर अगर आपने कॉन्टिन्यूअस बनाया तो उसकी जो लेंथ होगी वो कम होती चली जाएगी, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा।
तो क्योंकि आपने क्या किया, उसको कई जगह सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे बकलिंग के चांस थोड़ा सा कम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, रिबिट अवेलेबल हो जाता है, इसलिए तो इसलिए याद करना आसान हो गया। जहाँ कॉन्टिन्यूअस है वहाँ खतरा कम, सिग्मा ऐसे ले लो। डिसकंटिन्यूअस किया उसी चीज़ को तो खतरा क्या हो गया, ज़्यादा। जब डिसकंटिन्यूअस किया खतरा ज़्यादा, सिंगल बोल्ट से कनेक्ट किया है, इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा निकल के आएगी, तो स्ट्रेस को कम कर दीजिए, कितना 0.2 का कम करोगे, बचेगा कितना 0.8, तो वो आंसर हो जाएगा 0.8। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली कहानी क्या था, सिंगल एंगल कनेक्टेड विद द मोर देन वन रिबिट। अब बोल्ट रिबिट बढ़ाते चले जाओगे तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जब इफेक्टिव लेंथ कम होती चली जाएगी तो लोड करेंगे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो परमिसिबल स्ट्रेस भी मटेरियल की बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मटेरियल क्या है, आप बताओ, आपके ऊपर लोड लगाया जा रहा है, अगर आप जैसे आपके ऊपर लोड कम आएगा, या आप कह सकते हो कुछ ऐसी आपकी प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से आप बकल नहीं कर सकते, या आपके अंदर जो है ताकत ज़्यादा रहेगी, तो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस अगर मोर देन वन रिबिट वगैरह आपको कर दिया गया है, मान लिया आपको बकल कराना है और आपसे कह दिया जाए कि आपके ऊपर लोड आएगा, मान लिया मैं बताता रहा हूँ, यहाँ पे लोड आएगा, ठीक। अगर मैं आपको अपने शरीर की मजबूती अच्छी मेरी रहेगी तो मैं बकल नहीं हूँगा, लेकिन अगर मेरा शरीर वीक है, मैं लेंथ मेरी ज़्यादा है, तो मैं बकल कर जाऊँगा। तो वही चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर नंबर आप रिबिट बोर या आपने वेल्ड कर रखा है तो खतरा दिक्कत कम हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ अगर कम हुई तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना ले लेना है, सिग्मा AC। यह 3 केस तो बहुत आसान, बस यहाँ समझना था। डबल एंगल में बैक टू बैक है कि सेम साइड है। अगर बैक टू बैक है तो अच्छा है, बहुत बेटर है, क्योंकि इफिशिएंसी उससे ज़्यादा निकल के आती है। जब इफिशिएंसी उसकी अच्छी निकल के आती है तो उसमें भी सिग्मा AC ले सकते हो। दूसरे साइड सेम साइड कनेक्ट करोगे, इफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी, कितना लेना है, 0.8 लेना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। अब आप इसको एक बार खुद एनालाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कहानी पूरी थी स्ट्रट की। अब हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेस की, इसकी जो स्ट्रेंथ निकालनी है उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ, आराम से निकाल सकते हो। चलो आगे हम बात करेंगे, चाहो तो आप इसको, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट। कैसे निकालोगे, P मान लेते हैं स्ट्रेंथ इसकी है, स्ट्रट इजकल टू परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा, यहाँ पे लिखते हैं, हर केस में अलग हो सकती है इसलिए इसका नाम देना पड़ेगा, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, जो भी ग्रास एरिया निकल के आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। अब वो कोई भी केस हो सकता है। परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालोगे, या तो आपको इस तरीके से एग्जाम में निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका होगा क्या, लेमडा के करस्पॉन्डिंग सिग्मा आपको दे रखा होगा AC की वैल्यू, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, तो वो कोडल प्रोविजन आपको देगा, या तो एग्जाम में सिग्मा AC। एक तरीका ये हो जाता है, या तो आपको एग्जाम में ये कहानी बता देगा कि भैया ये है आपका सेक्शन डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक है, तो खुद ही आपको सिग्मा AC लेना होगा। बात समझ जाना अच्छे से। लेकिन ये सारी वैल्यू निकलेंगी कहाँ से, कल को सिग्मा AC की वैल्यू नहीं देगा तो आपको लेमडा देगा, और उस लेमडा के करस्पॉन्डिंग आपको इंटरपोलेशन वगैरह करना पड़ेगा, और वहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। तो वो सारी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के निकल के आते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आप इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम देना था, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ये स्टेप लिख लीजिए। यहाँ तक तो मैंने दूसरे तक तो लिखा ही है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरे स्टेप तक तो आप लिख सकते हो, तीसरे और चौथे का तो मैं यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरीके से अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग लेसिंग वगैरह के डिज़ाइन सीखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।